Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक PYQ सीरीज लेकर के आ रहा हूं फॉर द CAPF एग्जाम 2023, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे एंड 2022 से लेकर के मोस्ट प्रोबेबली 2015 तक, और अगर पॉसिबल हो पाया तो उसके पीछे भी जाएंगे। तो इसी सीरीज के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने पॉलिटी शुरू किया था। पॉलिटी के अंदर मैं 2022 और 2021 कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये आई बटन में उनकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इन वीडियोस के थ्रू, इन लिंक्स के थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम साइंस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं बिकॉज मुझे लगा कि एक ही सब्जेक्ट को करते रहना मोनोटोनस हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो इसीलिए पैरेलली मैं सोच रहा हूँ कि एक साइड पे अपना पॉलिटी चलती रहेगी और एक साइड पे साइंस की सीरीज जो है वो भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैंने जो कमेंट में बोला था आप लोगों को कि कमेंट करने के लिए बोला था कि कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट शुरू करना है, तो मोस्टली कमेंट जो आई है वो साइंस से रिलेटेड ही देखने को मिली है। सो ये वीडियो हमारी साइंस की सीरीज की शुरुआत है, जिसके अंदर हम 2022 के साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। देखो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक सिंगल वीडियो के अंदर लेकर के आना थोड़ा सा डिफिकल्ट था और काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है, फिर आप लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, बोर हो जाते हो। सो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो को 2 पार्ट के अंदर लेकर के आया जाए, जिसमें मैं हाफ क्वेश्चंस इस पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करूंगा, देन इस पार्ट के पब्लिक होने के थोड़ी देर बाद ही आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसके अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही जैसे मैं पॉलिटी करा रहा हूँ उसी तरह से साइंस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखूंगा, फोकस रहेगा क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करना है, ठीक है। सो बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर आगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, तब तक शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस अपने CAPF 2022 के अंदर साइंस के क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आए थे। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ इनकमिंग सिग्नल बाय प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। देखो ओरिजिनल सिग्नल की शेप को प्रिजर्व करना है और उसको क्या करना है, हमें उसकी पावर को इंक्रीज करना है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होगा? देखो रजिस्टर आपके बारे में पता होगा आपको। रजिस्टर तो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ये कंप्यूटर की एक टर्म है रजिस्टर, इसको हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके सामने कोई एक सिग्नल आया तो इस सिग्नल को चेंज कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला चेंज तो करना नहीं है। और डायोड तो जस्ट एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है और कुछ नहीं है। तो बचा ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है वो एक एम्पलीफायर होता है जो कि आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करके और आगे उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो उसकी पावर को इंक्रीज करता है। आंसर हो गया ट्रांजिस्टर, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आपको बेसिक इतना पता होगा पढ़ते वक्त भी, ये बुक में तो खैर शायद ना मिले बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली। देखो इसके बारे में मैं भी जो है एग्जाम में जब बैठा था तो मेरे को भी नहीं आता था, बट कुछ कोशिश करी मैंने भी कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो आप लोगों को वही ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो इसके अंदर ऑप्शंस को पढ़ो। देखो एक है न्यूक्लियोइड, इसमें भी न्यूक्लियोइड, इसमें भी न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन देखो मैं टोटली गैस वर्क है, ये कोई रूल नहीं है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। थोड़ा सा वही है कि आपको एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी। अभी ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था। एक चॉइस ये थी कि छोड़ दो पूरा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, एक चॉइस ये थी कि अटेम्प्ट कर दो, गलत हो गया तो 0.67 जाएंगे, ठीक है। और अगर सही हो गया तो 2.67 बच भी रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स मान के चलो कि बच रहे हैं। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, या आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना क्वेश्चन के अंदर। जैसे न्यूक्लियोइड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि आंसर में न्यूक्लियोइड तो होगा, तो इसको काट दो। अब उसके बाद क्रोमेटिन को देखो, ये क्रोमेटिन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आंसर में मोस्ट प्रोबेबल चांस ये होगा कि वो ऑप्शन जिसमें न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो वही आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। आंसर इसका यही है। बाकी कुछ कोचिंग वाली आंसर की इसको ये भी दे रही थी, मैं भी इसको यही दे रहा था पहले स्टार्टिंग में। मुझे लग रहा था कि मेरा न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन गलत है, बट नहीं, इसका आंसर जो है न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन ही है, यानी कि इसका आंसर है ए। बाकी कहाँ से मिलेगा ये, तो ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल 9th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, वहाँ पे आपको ये आंसर जो है अपना मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बट हाँ काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे सोल्व हो जाते हैं अगर आपको नहीं आता है तो।
लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको पता ही है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये एंजाइम्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो देखो ये बायोलॉजी है बेसिक, इसमें तो क्या ही अब एलिमिनेशन लगाएंगे, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, बट स्टिल आपको जो है याद ही करनी पड़ेंगी चीजें, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी है। मोस्ट प्रोबेबल चांस ये होगा या तो स्मूथ होगा या तो रफ होगा, या तो वो देता ही नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में, और अगर दिया है तो एक देता, बट इन्होंने दोनों दे दिए, इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा एक है। तो गोल्गी बॉडीज को काट दो, लाइसोसोम इटसेल्फ को काट दो, ठीक है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है तो ठीक है लगा दो, नहीं पता है तो तुक्का मारो। अभी तुक्का कैसे लगेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, उनकी जो सरफेस है उसको रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाइसोसोम्स राइबोसोम्स वो कनेक्टेड होते हैं उनके साथ, ठीक है, इसीलिए आंसर हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं आते हुआ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ये तो खैर मेरे को आता था, बट स्टिल मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि एक ही चीज दो ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई सा एक है, बाकी को काट दो। अब उसके बाद फिर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट। देखो मेरिस्टम के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मेरिस्टम, ठीक है। तो मेरिस्टम जो है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 9th क्लास के एनसीईआरटी में, ये शायद टिश्यू के बारे में दिया हुआ है, तो ये आपको फिर याद ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। देखो डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस डेंस डेंस, इससे कुछ नहीं पता चल रहा। थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, थिक सेल वॉल, तीन ऑप्शन में थिन सेल वॉल है, मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। अब इन तीन में से कोई सा एक आंसर बचता है। अब देखो लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई। अब वही बचता है कि अब जो हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं वो तीन बचे हैं। अगर आपको आता है तो ही रिस्क लेना, अदरवाइज छोड़ देना। मैंने इस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को शायद छोड़ दिया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे अब मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। एक है अब्सेंस ऑफ वैक्यूल, अब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एक जगह लार्ज वैक्यूल, तो ये 2:1 है। 3:1 होता तो काट देते उस स्टेटमेंट को, बट अभी नहीं काट सकते। बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर मेन चीज यही है कि एब्सेंस ऑफ वैक्यूल होती है। इस वजह से हम क्या कर सकते थे, अगर आपको ये पता होता ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेम ऑफ प्लांट होता है, उसके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, तो आपके इन दोनों में से ऑप्शंस बचते, बाकी आपके दो ऑप्शन कट जाते और आपका आंसर जो है वो निकाल सकते थे आप, ठीक है, कि थिन सेल बोले, स्मॉल न्यूक्लियाई, लार्ज न्यूक्लियाई। देखो मैं बोल रहा हूं ना, इस तरह के क्वेश्चन को अगर दो ऑप्शन कट गए हैं तो करो, अदरवाइज तो छोड़ दो, ठीक है। मैंने भी छोड़ दिया था, आप भी छोड़ दो, बट तरीका बता रहा हूं कि इस तरह से आप एक ऑप्शन को किस तरह से हटा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये तो सबको ही पता होगा, साइंस के एनसीईआरटी जो है उसके अंदर 9th क्लास के एनसीईआरटी में हमारा जो चैप्टर दे रखा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे करके, उसके अंदर आपका जो दिया हुआ है कि किसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो होते हैं, तो किसके अंदर होते हैं, हमारे क्रोकोडाइल के अंदर, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा, इसमें कोई ऐसा एलिमिनेशन खास है नहीं, तो याद ही करना है तो, ठीक है। आपको पता ही होगा इसके बारे में कि जो हमारे मैमल्स होते हैं और जो हमारे जो एव्स होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी सब में 3 चैम्बर्ड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल तो सारी चीजें अगर ऐसे तुक्के से होने लग जाएंगी तो सारा सब नहीं कर देंगे फिर क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से सोल्व किया था मैंने भी, और आपको भी बताऊंगा कैसे। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना उसने बता दिया। इन दिस प्रोसेस देयर इज क्रॉसिंग, बोल रहा है क्रॉसिंग होगी बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। जेनेटिकली डिसिमिलर जो एक दूसरे से डिफरेंट है उनके बीच में हम क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक हाइब्रिडाइजेशन जो हम करा रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, डिसिमिलर प्लांट्स या डिसिमिलर प्लांट जो है उनके बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कौन सी क्रॉसिंग नहीं है। तो यहां पे जेनेटिकली डिसिमिलर है ना, तो जब डिसिमिलर होंगे तो क्या होंगे। अब यहां पे देखो जेनिक एंड जेनिक, तो एक तो कह रहा है इंटरजेनिक, एक कह रहा है इंट्राजेनिक। आंसर या तो इंटरजेनिक होगा या तो इंट्राजेनिक होगा, बाकी दो को काट दो। अब आंसर इन दोनों में से कोई सही का, आप आगे 50-50 के ऊपर, ठीक है। अब इस 50-50 में से आपको कोई भी एक जो है वो पता लगाना है कैसे होगा।
तो देखो जेनेटिकली डिससिमिलर है। इंटरजेनिक का मतलब क्या होता है? इंटरजेनिक का मतलब होता है अलग अलग जीन्स वाली स्पीसीज, और इंट्राजेनिक मतलब होता है सेम। होता है ना कि इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर अंदर, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो यहां पे क्या बोल रहा है? जेनेटिकली डिससिमिलर। तो डिससिमिलर के केस में आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा डिससिमिलर है ना, तो वो मतलब किस तरह के हैं? वो है इंटरजेनिक, वो इंटरजेनिक है। तो ये पूछ रहा नहीं है, तो नहीं कौन से होंगे? इंट्राजेनिक। ठीक है, समझ में आ गया? जिनका जीन सेम है उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है अलग अलग का। ठीक है, अलग अलग जीन्स वालों का। ये नोट पूछ रहा था इसलिए आंसर हो गया डी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब उसके बाद पूछ रहा है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रो। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। आपको पता होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड इसके अलावा हमारे जो ये मैंगनीज है, आयरन है, ये सब होते हैं हमारे, सॉरी मैग्नीशियम है, आयरन है, ये हमारे होते हैं मैक्रो, और बाकी जो बच गए वो हमारे होते हैं माइक्रो। इसकी एनसीईआरटी में है, टेबल दे रखी है आपकी। अब कौन सी क्लास की है वो तो आप ढूंढ लेना। टेबल दे रखी है प्रॉपर, जिसके अंदर ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। इसके अंदर क्या है मैं बोल रहा हूं, जैसे आपको एक टेबल दे रखी है, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है, 9th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15। इसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमिनेशन था नहीं, याद ही करना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन नोचेस अलोंग विद लीफ मार्जिन्स। लीफ मार्जिन्स पे जो बर्ड्स पैदा हो रही हैं, ठीक है, वो नए प्लांट्स में डेवलप होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो आपने कभी आलू देखा? आलू, आलू के ऊपर जो छोटी छोटी बर्ड्स होती है ना, अगर उस आलू के उतने पार्ट को काट करके दबा दोगे तो एक नया आलू वहां से मतलब उग जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लीव्स की बात कर रहा है। एक तो होती है बडिंग, जिसके अंदर जो बर्ड्स निकली हुई है। यहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कैसे? बताया बर्ड्स के बारे में, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों? देखो बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग विद द लीफ मार्जिन्स फॉल। जो बर्ड्स होती है, अगर एक प्लांट है, उस प्लांट की बर्ड जो है ना, बर्ड, इसमें से एक और प्लांट निकल गया, इसको बोलते हैं बडिंग। बट इसने बोला कि बर्ड्स जो प्रोड्यूस हुई हैं वो गिर जाती है ऑन द सोइल। जब बर्ड्स गिर गई तो वो एक प्लांट का पार्ट है जो उससे टूट के गिर गया, और जब वो टूट के गिर के नया प्लांट निकलेगा उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग मेरे को मिले ऐसे जिन्होंने बोला बडिंग आएगा बडिंग आएगा, पर नहीं, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, और स्पोर वगैरह तो बिल्कुल ये तो बेकार ही थे। ठीक है, कंफ्यूजन ए और बी में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। जाइलम जो होते हैं वो हमारे किस लिए होते हैं? पानी को ट्रांसफर करने के लिए इन द प्लांट्स, और जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं फूड को। ठीक है, दो ही तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम एक फ्लोएम। मेन तो यही होते हैं, एक वाटर करता है एक फूड करता है। ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल, इस तरह से याद करता था मैं, जैसे जाइलम जैसे जल, बाकी जो बच गया वो फूड है, फ्लोएम है। ठीक है, फैसे फ्लोएम फैसे फूड, ऐसे याद कर लो, जैसे जाइलम जैसे जल, फैसे फ्लोएम फैसे फल। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें बताने का। देन उसके बाद ये टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, एक्स एंड वाई, जिनका इक्वल मास है और मूविंग कर रहे हैं विद द स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली। काइनेटिक एनर्जी kx एंड ky है, वो कैसे होंगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², इससे एक कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है x और y जिनका इक्वल मास है, मास दोनों का सेम है m1v1 का स्क्वायर, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड कैसे होंगी? तो दोनों की, एक की u है इसकी 3u है, तो इसको अगर मैं u मान लेता हूं और इसको मैं 3u मान लेता हूं तो ये 9u² बन गया। ठीक है, तो ये जो हाफ और m है, ये तो हाफ और m तो सेम है, एक u² है और एक 9u² है, यानी कि एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे के 9 टाइम्स होगी, तो यानी कि सी आंसर आ गया। ठीक है, एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे के 9 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी, पास्कल होती है, बार भी होता है। अब यहां कंफ्यूजन होगी। ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले तो आप यही समझ लेना कि आंसर देखो पर मीटर स्क्वायर, ये भी पर मीटर स्क्वायर, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा एक होगा, बाकी को काट देना। ठीक है, अब ये प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन में, एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। जूल पर मीटर स्क्वायर आंसर होगा, ये नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ कन्वेक्स लेंस। मेरे को ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन भी गलत किया है।
ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस वाला क्वेश्चन है इसको भी गलत किया, मेरे को ऐसे भी लोग मिले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। एक लेंस बनाना है, सोचो आपको लेंस बनाना है, ये लेंस है, ये लेंस कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट होता है, एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट होता है, बताओ। ऐसे कोई लोग मिले हैं मेरे को जिन्होंने गलत किया है। तो एल्यूमिनियम तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं, यही आंसर हो गया, खत्म, इसमें कुछ था ही नहीं, 1 सेकंड का भी नहीं था ये तो क्वेश्चन। ठीक है, द ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये 4-5 फिनोमिना आपको याद करने पड़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस वजह से होती है? तो वो होती है जो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो हमारा प्रिज्म होता है उसके अंदर देखने को मिलता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक अपना रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो रिफ्लेक्शन जब आपकी साउंड वेव्स होती है, जब आप बोलते हो दीवार पे लग के वापस आपको सुनाई देते हैं, उसको रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन बेसिकली एक लाइट की वेव आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जब दिखाई देता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? तो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आपको अपनी मिरर में इमेज दिखाई दे रही है, वो भी एक रिफ्लेक्शन ही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? तो मिराज उसका एग्जांपल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। एंड स्कैटरिंग जो होती है वो तब होती है जब लाइट जो है उसको स्कैटर कर दिया जाए बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, ये टोटल हमने 13th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। टोटल 25 क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर। ठीक है, 25 क्वेश्चन साइंस के थे। पहले पार्ट के अंदर हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, सेकंड पार्ट के अंदर बचे हुए 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उस सेकंड पार्ट को भी जरूर देखना, बिकॉज अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड पार्ट जब आप देख लोगे, बिकॉज मैं पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है काफ़ी, और वो मेरे लिए भी सूटेबल नहीं है और आप लोगों के लिए भी सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट होगी, साइंस की अलग प्लेलिस्ट होगी, ऐसे अगले सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट होगी। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।